जो बड़ा कलश आपने देखा, जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने मिट्टी डाली। ये 6 लाख गांवों से, ब्लॉक, जिला, हर स्तर पर शहीदों के आंगन से मिट्टी आई है। अमृत वाटिका की यहीं से शुरुआत होने वाली है, जो पीएम कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आशुतोष जी से कमेंट ले लेते हैं। पहले तो ये पहल, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा कहा जाता है कि शहीदों को लेकर कई बार ये देश उदासीन भी दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि शहीदों को उनका स्थान मिले, और इस कड़ी में ये माटी उनके गांव से आ रहा है। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम, अमृत महोत्सव का ये समापन समारोह, आप इसको किस तरह से देखते हैं आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम है, और इस तरीके के कार्यक्रम कोई भी करे उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे देश को एक सूत्र में जोड़ने की एक जो कोशिश है उसमें सब लोगों के अंदर एक चेतना होती है कि देश अपना है, और इस देश के एक एक जन, एक एक लोग और सब उनके साथ जुड़े हैं। और इसके साथ साथ आप इस देश के इतिहास के साथ भी जुड़ते हैं कि 75 साल हुए देश की आजादी को मिले हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके की आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए, हर शख्स को जितना हो सके इसमें जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और सरकार का ये कदम मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। अब अगर हम पॉलिटिक्स पर जरा आए, तो ये तुष्टीकरण पर जो पीएम ने आज प्रहार किया है, आपको नहीं लगता उनकी बातों में दम है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक आतंकी के हैंगिंग को लेकर देश में रात के 3 बजे, उन्होंने इतना स्पेसिफिकली नहीं कहा, लेकिन अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कुछ लोग खुलवाते हैं। उन्होंने एक तरह से हमास के जो समर्थक देश के अंदर बैठे हुए हैं उन पर भी आज बिना नाम लिए करारा प्रहार किया है। इन सब पर आशुतोष जी, आपकी क्या राय है? देखिए, हमास का अगर नाम लेंगे तो फिर ये मोदी सरकार की एक दुखती हुई कमजोर नस है, क्योंकि अभी तक उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है, और ये अगर कर दें तो बहुत बेहतर है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। जहां तक मैंने जितनी बार प्रधानमंत्री जी का जो पहला बयान था उसमें भी मैंने देखा था उन्होंने आतंकवादी घटना की निंदा की थी, लेकिन उसमें भी हमास का नाम नहीं था, जो पहला ट्वीट उन्होंने किया था। और अभी तक भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की एक बहुत ही एक सोची समझी एक विदेश नीति है, और उस विदेश नीति का पालन चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो उस नीति के ऊपर वो चल रहे हैं। थोड़ा सा डिविएशन उसमें हुआ है, और डिविएशन नरेंद्र मोदी जी के समय से नहीं बल्कि नरसिम्हा राव के समय से, जब कोशिश की गई कि हमें इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, उसी को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, किसी भी तरीके से हमास के नाम पर किसी के भी हमला करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वाकई उनको लगता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तो भारत सरकार को उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहना चाहिए कि वह एक आतंकवादी संगठन है। क्यों उससे बच रहे, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, के शर्मा जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं, हम सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे। ये विजय चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक भव्य आयोजन वहां पर किया गया है, देश भर से युवा भी आए हैं। हमने बताया आपको कितने यात्री यहां पर अलग अलग जगहों से कलश लेकर पहुंचे हैं। मिट्टी छोटे छोटे ब्लॉक से, जिला से, गांव से, लगभग 6 लाख गांवों से, शहीदों के आंगन से, ये सब कल मिलकर यहां पर अमृत वाटिका की भी शुरुआत हो रही है। के शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही है तो हमास को आप लोग आतंकी संगठन घोषित करने से क्यों पीछे हटते हैं? पीएम तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन कई मामलों में उनको घेर रहे हैं, चाहे वो वारिस पठान हो या फिर आशुतोष हो। दोनों पर ही आपका जवाब उसके बाद आ रही हूं। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इसके जरिए भी, मतलब अच्छे, आज तो आशुतोष जी ने भी बड़ाई कर दी, बोल रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है जो आप लोग यहां पर कर रहे हैं विजय चौक पर। कोई पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश तो नहीं होगी यहां से, शर्मा जी? नहीं, ये बिल्कुल एक राष्ट्रीय संदेश होगा, और मैं समझता हूं कि देश के युवाओं में एक अच्छी चेतना, आशुतोष जी ने भी अच्छी बात की। आशुतोष जी भी भारत के ही हैं, और मैं उनकी राष्ट्रीयता पर कोई प्रश्न नहीं है, और उनकी भावना पर, राष्ट्रीय भावनाओं पर भी कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी देश का नागरिक होगा, मैं विपक्षियों की बात नहीं करता, नहीं, यदि वो अच्छी बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उनका आदर भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर तो उनकी और मेरी कोई मतभेद थोड़ी ना, अंजना जी। लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहूंगा कि एक घिसी पिटी लकीर हमारे देश के अंदर है कि आप प्रतिबंधित कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता प्रतिबंधित करने से क्या हो जाता है। हमने सिमी को प्रतिबंधित किया, वो एक नया संगठन के नाम से पीएफआई बना के खड़े हो गए। प्रश्न प्रतिबंध का नहीं है अंजना जी, प्रश्न है आतंकवादी मानसिकता को कुचलने का है। इस मानसिकता को कुचलना होगा।
इसको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं। ये तो सारी प्रक्रियाएं हैं। आज मुझे एक बात बताइए, पीएफआई जो था वो तो प्रतिबंध अभी हुआ ना, लेकिन उसके घटनाक्रम जो आतंकी घटनाक्रम थे उस पे कितने पीएफआई के सदस्य यहां पर बंद हुए, कितने लोगों को आतंकी के रूप में जो है पकड़ा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इस मानसिकता को जो है कुचल देने की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हम उस मानसिकता को भी खत्म करना चाहते हैं जो इस तरह से तुष्टीकरण करके और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। यही कांग्रेस है ना। बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के नाम पर क्या स्थिति हुई, सोनिया गांधी के आंसू बह रहे थे आतंकवादियों के नाम पर। उनकी जब हत्या की, उनको जब कुचला गया, ये देश जो भूल सकता है इशरत जहां को इस देश की बेटी बता दिया एक आतंकवादी को। यह विपक्ष की मानसिकता थी। यह विपक्ष की मानसिकता की आतंकवाद तुष्टीकरण करने के लिए केवल आप भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की गणना करते थे, यानी गढ़ते चले गए। आपने देश के साथ क्या किया तुष्टीकरण के नाम पर, और वही जो है एक आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली स्थिति बनी इनके सरकार में। आप देखते थे अंजना जी, विश्व में भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जिसमें आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, बम विस्फोट नहीं होते थे, लोग नहीं मारे जाते थे। और इसके बावजूद भी उस आतंकवादी घटनाओं के प्रति कैसा नरम रवैया होता था। और आज वही देश है, वही सेना है, वही लोग हैं। आज किस तरह से आतंकवाद पर लगभग कंट्रोल कर दिया गया, और उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और जो है उसके ऊपर हमला करके किया गया। किस तरह से आतंकियों को कुचला गया इसमें। तो आज स्थिति बदली है ना। आज जब भावना जो है बनी है कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबके साथ न्याय हो। अभी मैं वारिस पठान जी को सुन रहा था, बड़ी ऊंची बात कर रहे थे तुष्टीकरण की, और ये बता रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, इनके ओवैसी साहब का एक भी भाषण अंजना जी बता दीजिए जो मुस्लिम समाज को जो है उत्तेजित करना, उनके अंदर एक आवेग पैदा करना, इसके अलावा किसी तरह का और उनका कोई भाषण होता। मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम ये करेंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है उनको। एक समुदाय को कैसे कर सकते। यही काम कांग्रेस करती रहती है। देश में जो है संसाधनों में सबसे पहला अधिकार किसका होगा, ये बयान किसका है, ये इसी कांग्रेस का है। हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ये बयान किसका, ये इसी कांग्रेस पार्टी का है। हर स्तर पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति करना, हाँ। और छोटे से बड़े लेवल तक। और यदि मैं दूसरी बात कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या रही कि सबका साथ सबका प्रयास, तो आज जितने हमारे यहाँ देश में 11 करोड़ शौचालय बने हैं, अंजना जी किसी से नहीं पूछा कि किस धर्म और किस जाति के हो। हमने जो बनाया, पक्के मकान यदि दिए तो ये पूछ के नहीं दिया कि किस धर्म और किस जाति के हैं। आज यदि निःशुल्क सिलेंडर दिया तो ये नहीं पूछा कि किस धर्म और किस जाति के हैं। आयुष्मान कार्ड दिया जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद से अवनीश जी आपके पास आ रहे हैं। किस जाति के, ये है सबका साथ सबका जी। हाँ। एक बहुत दिलचस्प, अरे सुनिए अंजना जी, एक बहुत दिलचस्प बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। 1-2 दिन से आज मौका मिला तो मैं बताऊंगा। ये टॉपिक इसी के ऊपर है। हाँ, वैसे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? रील्स करके पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, पहले थोड़ा सा बता दीजिए। ये तस्वीरें जो हम लोग दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की मिट्टी आई है, बड़े से कलश में विजय चौक पर है, पीएम ने माथे पर लगाया। अंजना जी, हाँ, इस पर भी थोड़ा वारिस जी। जी उस पर भी बोलता हूँ जरा एक 10 सेकंड में भूल जाऊंगा अंजना जी। बड़ी दिलचस्प बात चल रही है, आपने हमास का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं। 2 दिन से एक वीडियो पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल चल रहा है, मुझे तो 50,000 आगे होंगे अब तक। उसमें दिखा क्या रहा है मालूम है? एक तरफ भारत देश के 5-6 बड़े एंकर हैं जिसमें सबसे आगे आप हो, एक तरफ मैं बैठा हुआ हूं, आप सवाल कर रहे हैं मिस्टर पठान बोलो हमास आतंकवादी है या नहीं। दूसरी मैडम पूछ रही है वारिस भाई हमास आतंकवादी है या नहीं। तीसरा चिल्ला रहा है वारिस पठान इज हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नो। लोग जवाब दे रहे लाखों करोड़ों। क्या वारिस पठान यूनाइटेड नेशन का चीफ है? क्या वारिस पठान देश का प्रधानमंत्री है? क्या वारिस पठान देश का रहते हैं ना, वही 10-15 लोगों से आपने घुमा फिरा लिया होगा। हम लोगों ने नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो। नहीं, अरे छोड़िए जी, वारिस पठान बोलता है तो फिर अरे वारिस जी अपने मोहल्ले में घुमा लिया होगा आपने एक वीडियो बनवाकर। नंबर 1 पे आप एक वीडियो बनाकर आप घुमा, एक सेकंड आपका वीडियो बनाकर आप अपने ही मोहल्ले में घुमाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एंकर की सेहत पर। सवाल यह है कि अगर आप हमास को डिफेंड करने आएंगे तो फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा
क्योंकि 7 अक्टूबर की घटना पर आपको सेलेक्टिव एमनीशिया है, यानी आपका आंशिक रूप से याददाश्त खो जाता है। जैसे ही 7 अक्टूबर की आतंकी घटना पर मैं सवाल करती हूं तो आपको आंशिक याददाश्त खोने की बीमारी हो जाती है। इसलिए आपसे हमास पर मैं प्रश्न करती हूं। हमास पर मैंने प्रश्न के शर्मा से भी किया, हमास पर ही प्रश्न आशुतोष जी से भी किया, लेकिन वो सब आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये जो छोटे मोटे वीडियो आप बनाते हैं ना अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर, इसको आप नेशनल टीवी पर कम से कम मत लाइए। माहौल तो ऐसे आपने बनाया जैसे पता नहीं कौन सा वीडियो लेकर आए हैं। मुद्दे पर जवाब दीजिए और मुद्दे पर ही चर्चा को रखिए जल्दी से। अंजना जी, ये बड़ी साफ सी बात है। बारिश जी, अब सुन लीजिए, आप उसके आगे 10 सेकंड में आपने जवाब दे दिया। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, ये वही टेक्निकलिटी है कि भारत सरकार ने अभी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। 250 लोगों को जिस तरीके से बंधक बना के ले गए, 1000 लोगों को घर से निकाल निकाल के मारा, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन उड़ाई, उसके बावजूद जब तक भारत सरकार नहीं कहेगी तब तक हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानेंगे। ये वही टेक्निकलिटी है जिसके कारण आज प्रधानमंत्री ने कहा कि रात को 2 बजे जो है अदालतें खुलवाने पहुंच जाते हैं टेक्निकलिटी लेकर के। ये वही टेक्निकलिटी है। मुझे तो हैरत होती है कि भारत सरकार के साथ अगर इतना साथ खड़े होते हैं तो भारत सरकार ने कहा कि इजराइल पर होने वाले इस आतंकवादी हमले के समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो खुल करके कहिए ना कि हाँ, हम भारत सरकार ने जो पक्ष लिया उसके साथ खड़े। भारत सरकार के आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है ना कि प्रधानमंत्री ने महमूद अब्बास से भी बात की, जो कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के हमास के नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तो उसकी वजह से तमाम फिलिस्तीनियों, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, तमाम फिलिस्तीनियों को मुसलमान या इस्लाम धर्म फॉलो करने की वजह से विलेनाइज भी तो नहीं करना चाहिए। वो भी तो एक पक्ष कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है देश के अंदर। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? यही कह रहा हूं, किस दुनिया में जी रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो पीएम ने महमूद अब्बास से बात की, वरना उसके पहले तो सिर्फ उनसे नहीं, अरे सिर्फ उनसे ही नहीं, कतर के उससे भी बात की, कतर राष्ट्राध्यक्ष से भी बात की है, मिस्र के राष्ट्रपति से भी बात की है उन्होंने। बात बड़ी साफ सी, उन्होंने कहा कि इजराइल पर होने वाले इस आतंकवादी हमले के समय में हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, और अगले क्षण उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसके साथ भी हम खड़े हैं। इजराइल को जिस तरीके से वहां पर सिविलियंस को जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा गया और बंधक बना के रखा गया है, उसमें हम ये कहें कि भैया बैठ करके सुलझा लो। 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ, क्या उसमें आपको सेलेक्टिव एमनीशिया है? क्या आपको लगता है कि अगर 1,500 लोग मारे गए, 8,000, 9,000, 24 दिन से लगातार बमबारी, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? मैं एक बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं, अगर ये बंधक नहीं होते वहां पर, तो मैं इस बमबारी का विरोध करता कि बैठ के बात करो। तो बंधक, अगर बंधक किस लिए लेके गए थे? अगर आज ये बंधक नहीं होते, अगर हमास नाम के संगठन ने उनको इजरायली नागरिकों को बंधक ना बनाया होता, तो मैं कहता कि उस 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल को टेबल पर आना चाहिए और फिलिस्तीन और अपने बीच के जो संघर्ष है, जो झगड़े हैं, उसको टेबल पर सुलझाना चाहिए। लेकिन ये 250 जो बंधक बना के रखे हैं, ये किसने, इसके बारे में एक बार भी कोई नहीं बोला ना अंजना जी इसमें से? इसके बारे में तो नेतन्याहू नहीं बोल रहे, ये लोग क्या बोलेंगे? अच्छा मतलब वो ठीक है, नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने, आपने कहा कि नहीं बोले, वो उन्होंने कहा कि बंधक छुड़ाना हमारी प्राथमिकता है। कहां बोला है? आप देखिए, लगातार मैं जो चैनल्स पर देख रहा हूं, मैं डायरेक्ट, मेरी नेतन्याहू से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो नीचे आ रहा है और जो नेतन्याहू के भाषण के अंश आप लोग मींस मतलब डिफरेंट चैनल्स से सुनाते हैं, आपको लगता है कि नेतन्याहू को बंधकों के लिए बमबारी का तरीका थोड़ी हो सकता है सर? बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। जिस देश के 250 बंधक है ना, ये उसके बारे में सबसे पहले बात करिए कि वो 250 सिविलियंस, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके बारे में, ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि फिलिस्तीन या हमास, पहले इनको छोड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इनको छोड़ना आपकी प्राथमिकता है। आशुतोष जी, अवनीश जी के पास बहुत सारी जानकारियां होगी जो शायद हमारे पास नहीं होगी, लेकिन आज की तारीख में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वहां के जो ज्यूज हैं, वो कह रहे हैं नॉट इन माय नेम। वो कह रहे हैं कि नॉट इन माय नेम, आप मेरे नाम पर जो आप फिलिस्तीन में कहर बरपा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है यही मानवता का तकाजा है, और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि 7 अक्टूबर की घटना घृणित है, कंडेमेबल है। हमास जहां मिले उसको उसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए जिस तरीके से बर्बरता उसने की है। लेकिन आज की तारीख में इजराइल की सेना जो बर्बरता इस वक्त फिलिस्तीन में कर रही है, मानव इतिहास में उसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। पिछले 2 साल में यूक्रेन में जितने लोग नहीं मरे हैं,
उससे ज्यादा पिछले 3 हफ्ते में इजराइल के अंदर मरे हैं और उसमें 3607 बच्चे हैं। 60% महिलाएं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अगर इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर स्पष्ट तौर पर नहीं बोलती है तो यह गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल यह, भारत सरकार की जो नीति है, मोदी सरकार की जो नीति है इस पूरे मसले पर, मैं 100% उस नीति के साथ हूं। क्योंकि हमास ने जो किया है उसके आधार पर आप मुस्लिम देशों के साथ भी अपने रिश्तों को बिगाड़ नहीं सकते और नहीं बिगाड़ना भी चाहिए। जो साथ ही साथ जो हमास ने किया उसकी भी निंदा जम के की जानी चाहिए। हमास शब्द का उन्होंने आतंकवाद से नहीं जोड़ा, यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन एक सवाल और भी, हमें इस वक्त मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी समझना चाहिए। मिडिल ईस्ट आज उस मुहाने पे खड़ा हुआ है जहां ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत हो रही है, जहां इजराइल और यूएई के बीच में बातचीत हो रही है, जहां इजराइल और बहरीन के बीच में बातचीत हो रही है, मोरक्को और सूडान के बीच में अब्राहमिक अकॉर्ड्स हो रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट भी चेंज हो रहा है। मिडिल ईस्ट की पहचान सिर्फ इजरायली, यहूदी और इस्लाम के नाम पे नहीं है। और मुझे लगता है देखिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, सबसे बड़ा वहां पर मुल्क, ये खुद चाहते हैं कि खात्मा हो हमास जैसे आतंकी संगठन का। आप वारिस जी क्यों बार बार हाथ उठाते? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना मतलब का। नहीं, अभी अब्दुल्ला बोलेगा, सुनिए। अभी अब्दुल्ला को दीवाना हुए पड़े हैं आप। अंजना जी, ये जरा अवस्थी जी को बताइए। अवस्थी जी को बताना चाहता हूं मैं कि अवस्थी जी जरा देखिए, उस तरफ इजराइल के अंदर तल अवीव में बड़ा मोर्चा निकल गया रास्ते में। प्रोटेस्ट यात्रा किसके खिलाफ निकली है मालूम है? नेतन्याहू के खिलाफ। वो बोलते नेतन्याहू को रिजाइन करो, वॉर क्रिमिनल है, उसने इनोसेंट विक्टिमों को नरसंहार कर दिया है। अच्छा, बात है भारत देश की। भारत देश ने सामग्री बेची, मेडिकल एड वहां पर भेजा, सब बहुत अच्छा किया। उसके बाद में जब वहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट डालने का टाइम आया सीज फायर पे, तो भारत तो एब्स्टेंड हो गया उसके अंदर से। जबकि हमारे पास तो G20 की प्रेसिडेंटशिप है। अच्छा, हमारे पास तो पावर है। मोदी जी को बोलना चाहिए था सीज फायर करो। मुझे जितने पता है हॉस्टेजेस, महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे इस तरह पे उनको छोड़ो। जितने हॉस्टेजेस महिला और इसी की आड़ में उनको छोड़ो। इसी की आड़ में आप हमास के खिलाफ बोलने से बचते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, क्योंकि आप भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं वारिस पठान, उससे इनकार मत कीजिए। और कहा है मैंने आपको, ये गली मोहल्ले वाले वीडियो, वायरल वीडियो की चर्चा यहां मत किया कीजिए। आ रही हूं मिस्टर शर्मा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार लिए चलते हैं आपको इंडिया गेट। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बोलने वाले हैं, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर, बताइए। फिलहाल अभी तो जो चल रहा है वो ये कि पूरी तैयारियां हैं और सब लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बस जहां मैं खड़ा हूं वहां से कुछ ही मीटरों की दूरी पर वो मंच लगा है जहां प्रधानमंत्री मेरी माटी मेरा अभिमान इसका समापन समारोह है। और समापन समारोह में वो देश के युवाओं को, देश के वीरों को अभिनंदन और अभिवंदन करते हुए प्रधानमंत्री अब देश को संबोधित करने वाले हैं। तो सारे लोगों की उत्सुकता यही है कि बस अब सारे क्रियाकलाप प्रधानमंत्री के भाषण तक जाएं और उसके बाद फिर क्या संदेश मिलता है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। शर्मा जी, सिर्फ 2 लाइन में अपनी आखिरी बात बोलिए, सिर्फ 2 लाइन। बस मैं 2 लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अंजना जी। हाँ। इस घटना को, ये घटना यदि लश्कर ए तोयबा ने भारत के अंदर किया होता, उसके 300-400 आतंकी आके और भारत के लोगों के 1000 लोगों की हत्या कर देते और यहां से 500 लोगों को बंधक बना के इस्लामाबाद में रख लेते अपने पास, तो भारत क्या करता? ये वारिस पठान से ठीक है, यहीं पर इस चर्चा का अंत करना होगा। एक लाइन में आप अपनी बात बोल लीजिए, वरना बात कह रहा हूं कि वो जो यहूदी उस पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहीं आपको वो दिखाई देता है जिन्होंने ये मुस्लिम कंट्रीज में जिन्होंने हमास की बात की हो? आशुतोष जी जरा उसके बारे में बताइए। अगर कोई एक आध कहीं आया हो तो मुझे बताइएगा।